दोस्तों नासा चंद्रमा पर ट्रैक बनाने और मंगल पर मानव भेजने पर काम कर रहा है। साथ ही साथ और भी एडवांस चीज़ें बनाई जा रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो नासा का इंडीड प्लान है कि एक रेल ट्रैक को मून पर बिल्ड करने का है, जिसे लूनार रेलवे सिस्टम कहते हैं। इस रेलवे ट्रैक के थ्रू नासा का एम है कि लूनार सरफेस पर ह्यूमन और कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना। और ये सब जो कर रही हैं ये एक पार्ट है नासा के आर्टेमस प्रोग्राम का। आर्टेमस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये मून पर भेजने वाले हैं, और जिसमें मून पर सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने का इनका एम है। उसके लिए आपको जो भी चीज़ें अर्थ पर होती हैं वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर चाहिए। ट्रांसपोर्ट तो खासकर चाहिए ही चाहिए। लूनार रेलवे सिस्टम के थ्रू नासा का एम है कि मून पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट को ईजी और एफिशिएंट तरीके से मूव करने का ऑप्शन देना। इससे उनकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी और लूनार सरफेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च को एनहांस किया जा सकता है। इसके अलावा नासा का लॉन्ग टर्म गोल है कि ह्यूमंस और कार्गो को मार्स तक भेजना। तो मून पास में है तो मून पर ही क्यों ना पहले इस चीज़ को ट्राई कर ले, तो वहाँ से हम ये सीख लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे साइंटिस्ट को ये भी पता पड़ जाएगा कि मून पर या अर्थ के बाहर कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाना है और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो इस हिसाब से मून पर जो रेलवे सिस्टम का डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा मार्स मिशन के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा क्या मून पर रेलवे सिस्टम बनाया भी जा सकता है? तो हाँ, मून पर रेलवे सिस्टम बनाया जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी फीजिबल है। मून की कम ग्रेविटी की वजह से रेलवे सिस्टम की डिज़ाइन और ऑपरेशन में कुछ डिफरेंसेस होंगे कंपेयर टू अर्थ। पर ये चीज़ है कि क्या मून पर बना भी पाएंगे हम, तो ये पॉसिबल है वहाँ पर कर पाना। बल्कि मून पर जो ग्रेविटी है वो कम है, तो जिसकी वजह से ट्रेन्स के एसिलरेशन और डी एसिलरेशन में कम एनर्जी का इस्तेमाल होगा। इससे ट्रेन्स को चलने और रुकने में कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक एडवांटेज है हमारे लिए। रेलवे ट्रैक्स को भी मून के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे कि मटेरियल्स का सिलेक्शन और ट्रैक का लेआउट। अब बात आती है मार्स पर रेलवे ट्रैक्स वगैरह ये सब कर पाना ईजी है क्या? तो ये मून की अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। इसे कुछ पॉइंट से समझते हैं। जैसे कि पहला है ग्रेविटी। तो मार्स की ग्रेविटी अर्थ से तो कम है, लेकिन मून के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इससे ट्रेन्स को चलाने और रोकने में एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी मून के कंपैरिजन में। हालांकि अर्थ से तो कम लगेगी, लेकिन अर्थ पे एनर्जी हम अभी इजीली प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन मार्स पर ये फर्स्ट स्टेप में मतलब इतना इजी नहीं होगा कि हम वहाँ बहुत सारी एनर्जी प्राप्त कर पाएँ। दूसरा है टेरेन। तो मार्स की जो सरफेस पर रॉकी टेरेन और सॉलिड ड्यून्स होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को चैलेंजिंग बनाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और जो डस्ट स्टॉर्म है वो भी रेलवे सिस्टम के ऑपरेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। तीसरा है डिस्टेंस। तो मार्स की वास्टनेस और एक्सप्लोरेशन साइट के डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए रेलवे सिस्टम का डिज़ाइन और लेआउट चैलेंजिंग हो सकता है। ट्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो मार्स पर कंस्ट्रक्शन और मटेरियल और रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिससे रेलवे ट्रैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके लिए मार्स पर लोकल रिसोर्सेज की इस्तेमाल और इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस हैं और ये सभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे। पहला है फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप। तो फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप एक इनोवेटिव अप्रोच है ट्रेडिशनल टेलीस्कोप के मुकाबले में, जिसमें लेंसेज या मिरर्स की जगह फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेलीस्कोप ट्रेडिशनल ऑप्टिकल सिस्टम के मुकाबले में कुछ यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, जिसमें है एडेप्टिव ऑप्टिक्स। तो फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप में फ्लूइड का इस्तेमाल एडेप्टिव ऑप्टिक्स के रूप में किया जाता है। इससे टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स को एडजस्ट किया जा सकता है ताकि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस और डिस्टॉर्शंस को कंपनसेट किया जा सके। इससे हायर रिजोल्यूशन और क्लियर इमेजेस हासिल किया जा सकता है। दूसरा है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। तो फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप का डिज़ाइन ट्रेडिशनल टेलीस्कोप के मुकाबले में कॉम्पैक्ट होता है। इसमें लेंसेज या मिरर्स की जगह फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेस और वेट को कम करता है। इससे टेलीस्कोप को ट्रांसपोर्ट और डिप्लॉय करना इजी हो जाता है। और सबसे मेन है जो इमेज क्वालिटी है। इसमें मैंने बताया है कि काफ़ी अच्छा इमेज हमको मिलता है, हाई क्वालिटी वाला, रिजोल्यूशन अच्छा होता है। लेकिन इससे होता क्या है, तो इससे एस्ट्रोनॉमर्स और जो रिसर्चर्स हैं उनको डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करने में मदद मिलती है। अब इसे कैसे बनाया जाता है उसके भी कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि फ्लूइड सिलेक्शन। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट फ्लूइड सिलेक्ट किया जाता है जो टेलीस्कोप के ऑप्टिकल सिस्टम के लिए सूटेबल हो।
दूसरा है ऑप्टिकल कन्फिगुरेशन। तो फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप के ऑप्टिकल सिस्टम का कन्फिगुरेशन डिज़ाइन किया जाता है जिसमें फ्लूइड का फ्लो और प्रेशर कंट्रोल किया जाता है ताकि डिजायर्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अचीव किया जा सके। फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप का इस्तेमाल स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रोनॉमी और रिमोट सेंसिंग के कई एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इसकी एडवांस्ड ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करने का एक नया एवेन्यू मिलता है। स्पेस रिसर्च को एडवांस करने के लिए लार्जर एपर्चर वाले टेलीस्कोप का डेवलपमेंट एक मुख्य आवश्यकता है, लेकिन करंट स्पेस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजीज़ को 10 मीटर से भी बड़े एपर्चर साइज तक स्केल करना इकोनॉमिकली रूप से विजिबल नहीं लगता। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, तो जैसे कि पॉइंट 1 है कॉस्ट। तो बड़े एपर्चर वाले स्पेस टेलीस्कोप को डेवलपमेंट और लॉन्च करने का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना बड़ा टेलीस्कोप उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड है लॉजिस्टिक्स। तो बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करना भी चैलेंजिंग होता है। उसकी साइज और वेट के कारण उन्हें लॉन्च करने के लिए पावरफुल रॉकेट्स और इंट्रीगेट लॉन्चेस सिस्टम की ज़रूरत होती है। नंबर 3 है टेक्नोलॉजी। तो लार्ज एपर्चर वाले टेलीस्कोप के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो कि स्पेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। इसके अलावा इन टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट को भी हाईली प्रिसाइज और स्टेबल होना चाहिए। अब इनसे निपटने के लिए कुछ पॉसिबल अप्रोचेज इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 है लाइट वेट मटेरियल्स। तो लाइट वेट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप के वेट को कम किया जा सकता है जो उनके लॉन्च और ऑपरेशंस कॉस्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा है एडवांस्ड ऑप्टिक्स। तो एडवांस्ड ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके लार्जर एपर्चर वाले टेलीस्कोप के ऑप्टिकल सिस्टम को कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तीसरा है मॉड्यूलर डिज़ाइन। तो मॉड्यूलर डिज़ाइन का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप को लॉन्च और असेंबल कर जो प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से बड़े प्रोजेक्ट का कॉस्ट शेयर किया जा सकता है जो ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है। दूसरा है आपका ट्रांजिट सिस्टम फॉर मार्स। तो ये एक एडवांस ट्रांजिट सिस्टम है जो ह्यूमंस और कार्गो को अर्थ से मार्स तक ट्रांसफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम का एम है मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल को पॉसिबल करना। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द फ्लूइड प्रोजेक्ट। ये एक पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बड़ी एपर्चर वाले या अनसेगमेंटेड लिक्विड प्राइमरी मिरर्स वाले स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए। इस प्रोजेक्ट का एम है स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड शेपिंग का इस्तेमाल करके लिक्विड प्राइमरी मिरर्स को फॉर्म करना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है अनसेगमेंटेड लिक्विड प्राइमरी मिरर्स। तो फ्लूइड प्रोजेक्ट के थ्रू अनसेगमेंटेड लिक्विड प्राइमरी मिरर्स के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। ट्रेडिशनल टेलीस्कोप में मिरर्स को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन फ्लूइड प्रोजेक्ट में एक लार्ज एपर्चर वाले मिरर होता है इसमें जो एक यूनिफाइड लिक्विड सरफेस पर बेस होता है। दूसरा है फ्लूइडिक शेपिंग इन माइक्रोग्रेविटी। तो फ्लूइड प्रोजेक्ट की टेक्निक में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे फ्लूइडिक शेपिंग पॉसिबल होता है। माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड का बिहेवियर अलग होता है और उनकी सरफेस टेंशन और सरफेस कंट्रोल किया जाता है उनको। इससे जो लार्ज एपर्चर वाले मिरर्स को फॉर्म करने में मदद मिलती है। थर्ड पॉइंट है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज। तो फ्लूइड प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के डिज़ाइन के लिए किया गया है। इसमें लिक्विड प्राइमरी जो मिरर्स है वो स्पेस में फॉर्म किए जा सकते हैं और उन्हें टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इससे हाई रिजोल्यूशन और लार्ज एपर्चर वाले टेलीस्कोप डेवलप किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो फ्लूइड प्रोजेक्ट एक इनोवेटिव अप्रोच है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के लिए जो ट्रेडिशनल सेगमेंट मिरर्स के मुकाबले में लार्ज एपर्चर और अनसेगमेंटेड लिक्विड प्राइमरी मिरर्स का इस्तेमाल करता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू स्पेस रिसर्च और एस्ट्रोनॉमी के लिए एडवांस टेलीस्कोप डेवलप किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट लेबोरेटरीज में, न्यूट्रल बॉयंसी एनवायरनमेंट्स में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और पैराबोलिक माइक्रोग्रेविटी फ्लाइट्स के दौरान डेमोन्स्ट्रेट किया है। पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट एक और नासा का प्रोजेक्ट है जो इलेक्ट्रिक जो स्पेसक्राफ्ट है प्रोपल्शन पर बेस्ड है। इस टेक्निक में इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा को जनरेट किया जाता है और इससे जो स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल किया जाता है। ये एक एफिशिएंट और हाई स्पीड प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है जो ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इस टेक्नोलॉजी में स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए पल्स बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। तो जो पल्स प्लाज्मा रॉकेट इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर बेस्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा को जनरेट और एसिलरेट करने के लिए। इससे ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट इंजन से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और पावरफुल
प्रपल्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा जनरेशन। तो इस टेक्निक में एक आयनाइज्ड गैस या प्लाज्मा जनरेट किया जाता है और इससे बर्स्ट के फॉर्म में स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल किया जाता है। प्लाज्मा की हाई टेम्परेचर और स्पीड से स्पेसक्राफ्ट को हाई स्पीड प्रपल्शन मिलता है। थर्ड पॉइंट है पर्स्ड ऑपरेशन। तो पर्स्ड प्लाज्मा रॉकेट के नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो प्रपल्शन पर्ल्स बर्स्ट में होता है, इससे स्पेसक्राफ्ट को जो शॉर्ट बर्स्ट और हाई थ्रस्ट मिलता है, जो कि मैन्यूवरेबिलिटी और एसिलरेशन को इम्प्रूव करता है। जो मैन्यूवरेबिलिटी है इसका मतलब होता है गतिशीलता। और लास्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। तो पल्स प्लाज्मा रॉकेट एक एनर्जी एफिशिएंट प्रपल्शन सिस्टम है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन के लिए आइडल है। इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होता है, स्पेसक्राफ्ट को हाईयर स्पीड और मूव करने में हेल्प मिलती है। ओवरऑल पल्स प्लाज्मा रॉकेट एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जानना है जो कि भारत यानी इसरो अब बना चुका है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है और भी स्पेस से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा।